नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रेटेड प्रीलिम कम मेंस आईएएस बाबा के प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी सब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट का, और देखेंगे इस सब्जेक्ट का यूपीएससी में क्या योगदान है, क्या रोल है, और इस सब्जेक्ट को लेकर के हमारा नज़रिया कैसा हो सकता है। और अगर हम सिविल की तैयारी करना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, या इस सब्जेक्ट से हम कितने नंबर कहाँ से ले सकते हैं, या हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, या जियोग्राफी सब्जेक्ट का अप्रोच कैसा हो सकता है, कहाँ से हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या किस तरह से कवर करना है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के। अगर बात करें जियोग्राफी की, भूगोल की, तो भूगोल एक सब्जेक्ट है जो कि देखने में लिमिटेड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भूगोल को हम किसी भी सब्जेक्ट साथ में मर्ज करना चाहें तो बहुत आराम से हो सकता है। जैसे भारत की बात अगर करते हैं, अगर भारत की भौगोलिक बनावट ऐसी ना होती तो क्या इसका इतिहास ऐसा होता, या इसका आर्थिक महत्व इस तरह से होता। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या उत्तर भारत का इतना महत्व होता, या उत्तर भारत के मैदान का इतना महत्व होता। इन सारी चीज़ों को हम बेसिक बहुत ही सिंपल तरह से देखेंगे। और हम सबसे पहले अगर देखते हैं यूपीएससी, इसमें इस सब्जेक्ट का रोल क्या है, तो इस सब्जेक्ट को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला है इंडियन जियोग्राफी, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर देखा जाए तो 60% यहीं से कवर होते हैं। इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में थियरी और मॉडल्स हो गए, यहाँ से लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं। और जो 20% क्वेश्चन आते हैं वह मैपिंग से आते हैं। मैपिंग जो कि जियोग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में हमें वह स्थान मैक्सिमम पूछता है, मैपिंग जो कहीं करंट अफेयर में हो या कहीं न्यूज़ में हो। जैसे अभी के टाइम पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया में आग लगी थी। अब इसको मैपिंग के थ्रू पूछ सकता है कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन के किनारे है या अटलांटिक के किनारे पर है। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं हम, और ये देखते हैं कि जियोग्राफी किस तरह से बांट करके वह अलग अलग बांट करके एग्ज़ाम में पूछता है और अपना पॉइंट रखता है। अगर इसके बाद हम देखें तो सबसे अच्छा अप्रोच जो माना जाता है, माध्यम माना जाता है, एनसीईआरटी को माना जाता है कि एनसीईआरटी में भी नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, और ओल्ड है, ये दोनों हैं। तो हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे, आगे डिस्कस भी करेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट जो सिलेबस कंप्लीट होगा वह इन दोनों पर ही आधारित होगा। इन दोनों को ही बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जियोग्राफी सब्जेक्ट को कवर करेंगे इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, और मैपिंग में भी। अब अगर इसके बाद देखते हैं तो विषय भूगोल को एक विषय के रूप में अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका परिचय, अगर भूगोल का परिचय दिया जाए तो किस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नज़रिया क्या होगा, इसके पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। अगर हमें जीएस के लिए पढ़ना है तो जीएस के लिए हमें किस प्रकार के अप्रोच लगाने होंगे, ऑप्शनल के लिए क्या क्या अप्रोच होने चाहिए, हम इस परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट को लेकर के हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। जैसे नज़रिया क्या है वह हमारे आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कोई रिसर्चर होगा, स्कॉलर होगा, किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होगा तो उसका नज़रिया किसी एक टॉपिक को लेकर के अलग होगा। जैसे अगर इंडियन जियोग्राफी में बात करें तो हिमालय, अगर हम सिंपल सी बात करें हिमालय को लेकर के सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अगर इसको इस तरह देखें, जो रिसर्चर हैं वह देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्टोनिक्स घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस से क्लाइमेटिक चेंज किस प्रकार के हो रहे हैं, टोपोग्राफी में क्या परिवर्तन आ रहा है। वहीं पर जब हम रिलीजन धर्म के अनुसार देखेंगे तो हिमालय का अपना धार्मिक महत्व भी है, तो उनका नज़रिया अलग हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें
एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिमालय टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी वन संपदा है, यहाँ मिनरल्स भी हैं और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। इस तरह पर करके बहुत सारी चीज़ें, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं। अगर इनको हम देखते हैं और उसके बाद अगर हम आते हैं सिविल सर्विसेज, अगर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब हमें पूरा टोटल हिमालय को देखना पड़ता है। फिर हम किसी एक नज़रिए को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हिमालय का आर्थिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, वहीं पर सामाजिक महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसी हिसाब से अगर नज़रियों को देखें तो भूगोलवेत्ता हैं, इनका नज़रिया भूगोल सब्जेक्ट लेके अलग होता है, यह मैक्सिमम रिसर्चर ही होते हैं। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं एकेडमिक। अगर एकेडमिक की बात करें तो यहाँ तक हमारी सोच इतनी डेवलप ही नहीं हुई रहती है, इतनी विकसित नहीं हुई रहती है कि हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज तरह सोच सकें। हम एकेडमिक में बस यही देखते हैं किसी तरह से पेपर में पास हो जाएं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है। लेकिन जब उसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं सिविल सर्विसेज। आपने अनुभव किया होगा बहुत सारी चीज़ें जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ी हैं, वही आकर के हम दोबारा पढ़ रहे हैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं तो गंगा नदी। गंगा को हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से बहती है, कहाँ पर गिरती है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अगर इसी को हम दूसरे नज़रिए से देखें, अगर दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो गंगा का आर्थिक महत्व कुछ हो सकता है, गंगा का धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, राजनैतिक महत्व, बहुत सारे आपको दिखेंगे इस तरह से। इसी तरह से अगर हम नज़रिए की बात करें, जैसे हम लोग शुरुआत से ही एक बहुत सिंपल सा टर्म यूज़ करते हैं निबंध, कि किसी चीज़ पर निबंध लिखो। जैसे बचपन में हमें निबंध के बारे में बताया जाता है, किस पर निबंध लिखना है, गाय पर निबंध लिखना है। तो पहले हम क्या लिखते थे, और अगर अब वही यूपीएससी में पूछ ले कि इस पर निबंध लिखना है, इस पर एस्से लिखना है, तो हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। यही सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, कि अगर वह यूपीएससी के सिलेबस में है तो उसका नज़रिया हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। एक सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो गाय का धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा टर्म है, यह वही गाय है जो हमें बचपन में मिली थी, जिसका महत्व अगर यूपीएससी लेवल पे देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। लेकिन तब अगर हम देखते थे तो हमें बस वह एक सिंपल सा ही टर्म दिखता था, नहीं हमें इसी बात से लिखना है। सेम यही कॉन्सेप्ट इन सारे सब्जेक्ट में भी आते हैं कि हमें उस सब्जेक्ट को देखना किस हिसाब से है। तो यह सिविल सर्विसेज में हमें कई सारे एंगल को देखने होते हैं किसी एक टॉपिक का, वह चाहे इंडियन जियोग्राफी से हो, वर्ल्ड जियोग्राफी से हो, या फिर मैपिंग से ही क्यों ना हो। अब अगर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नज़रिए में एक बहुत सिंपल टर्म मिलता है, आम जनता, मतलब सामान्य जनजीवन। सामान्य जनजीवन में भूगोल का महत्व। अगर सामान्य जनजीवन की बात करें तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं, या बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सुबह मौसम कुछ और होता है, शाम तक मौसम कुछ और हो जाता है। यह क्या है, क्या हमने इस पर कभी गौर किया। जैसे गर्मियों के टाइम पर देखिए, सुबह मौसम सही रहता है, दोपहर तक गर्मी
टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें लू भी चलती है और शाम तक फिर ठंडा होने लगता है। तो ये तो हमारे क्या सामान्य जन जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें बहुत ही सिंपल सा टर्म है, जितनी भी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक घटनाएं, परिघटनाएं होती हैं वह सामान्य जन जीवन को ही प्रभावित करती हैं, और इसी सामान्य जन जीवन के प्रभावित होने की वजह से हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे नज़रिए पर डिपेंड करती है कि हम किसी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को किस नज़रिए से देख रहे हैं। जिसका मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिया था अभी, जैसे गाय पर निबंध लिखना है, या फिर जैसे गंगा नदी का महत्व है, या हिमालय का महत्व है। अब अगर इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है किसी भी सब्जेक्ट को कवर कैसे करें। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि किसी भी सब्जेक्ट को कवर कैसे किया जाए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच कहाँ से किया जाए कि हम मैक्सिमम इसमें परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें बहुत बेसिक ध्यान रखना होता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है कि कहाँ से पूछ रहा है। जैसे यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक हमेशा रिपीट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट भले ना हो, लेकिन टॉपिक रिपीट होता रहता है। यह बार बार उसी टॉपिक से पूछता है। अब हमें उसी टॉपिक को अपने एंगल से समझना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे अगर जियोग्राफी में कोई एक टॉपिक लिया जाए, सपोज करो हम लेते हैं ओशिनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी, किसी भी चीज़ को देख लो। अगर ओशिनोग्राफी को ही देख लेते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य पर देखते हैं तो धीरे धीरे हम कहाँ डिपेंड हो रहे हैं, किस पर? समुद्रों पर। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है संसाधनों की कमी हो रही है, और जब संसाधनों की कमी हो रही है तो हम धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किधर मूव कर रहे हैं? ओशन की तरफ। अब ओशिनोग्राफी में हमें समुद्र से संबंधित सारी जानकारी मिलती है, टोटल नितल से लेकर के और ऊपरी सतह तक की टोटल जानकारी, कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पर ट्रेंच है, कहाँ पर अंदर कौन सी संरचना है, रिड्स कहाँ पर हैं। तो जब ये सब हमें पता होगा तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी है तो उसका दोहन करना, उसका प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो इसी प्रकार से टॉपिक में क्या होता है, टॉपिक सेम रहती है, बस उसमें से क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बहुत सिंपल सा टर्म देखा जाए तो साउथ चाइना सी बहुत सालों से मुद्दा बना हुआ है। अब हम साउथ चाइना सी के बारे में हम तभी डीपली जान सकते हैं जब हम उस टॉपिक पर, ओशिनोग्राफी पर पूरी हमारी कमांड हो। अब साउथ चाइना सी को छोड़ करके वहीं पे इंडियन ओशन को देख लिया जाए, अगर हिंद महासागर को, तो क्या दोनों में समानता होगी? जैसे मिनरल्स वहाँ पाए जा रहे हैं वैसे मिनरल्स यहाँ पाए जा रहे हैं, जो दशाएं वहाँ हैं वो दशाएं यहाँ पर हैं। तो अगर साउथ चाइना सी महत्वपूर्ण है तो क्या इंडियन ओशन भी महत्वपूर्ण है? यह हमें कैसे पता चल पाएगा? जब हम उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किए रहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं जियोग्राफी में, भूगोल में जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है कल्पना, परिकल्पना और सिद्धांत। जो हमें कभी मेंस में ऐसा राइटिंग करते हुए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है कि कल्पना क्या है, परिकल्पना क्या है और सिद्धांत क्या है। यह कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो जैसे बचपन में कभी दादी नानी कोई भी कहानी सुनाती थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनाती थी जो केवल इमेजिनेशन, केवल कल्पना में होती थी। जैसे परी उड़ती हुई आएगी, ये उड़ता हुआ आएगा, भूत आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो जो काल्पनिक चीज़ें आई वो भूगोल में या फिर जियोग्राफी में वो कहाँ से आई? तो ये जब शुरुआत हुई, पहले तो हमें इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में या ब्रह्मांड बारे में कोई खास जानकारी तो थी नहीं। जो चीज़ जहाँ दिखा हमने वैसे ही समझ लिया। लेकिन धीरे धीरे जब बुद्धिजीवी लोग आए और इस पर बहस करना और इस पर सोचना शुरू कर दिए, धीरे धीरे एक इमेजिनेशन आया, कल्पना आई निकल करके बाहर
कि ऐसा हो सकता है। तो जो कल्पना है यह पूरी तरह से इमेजिनेशन, पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे हम जब तक चंद्रमा पर नहीं पहुंचे थे या जब तक हमें कहीं बारे में पता नहीं था, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी कल्पना कर लेते, इमेजिनेशन कर लेते थे। तो शुरुआत के जो भौगोलिक टर्म थे वह कुछ ऐसे ही चलते थे, कल्पनाओं पर चलते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है परिकल्पना। परिकल्पना वह कॉन्सेप्ट है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर के चलता है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, जिसको मुख्यतः हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो कल्पनाएं और परिकल्पनाएं हैं वो क्या है। जैसे किसी ने कहा कि सूर्य में विस्फोट होता या बिग बैंग थियरी सिद्धांत आया, किसी ने कहा कि नहीं द्वैतारक संकल्पना थी, किसी ने कहा ग्रहाणु संकल्पना थी, किसी ने कहा कि गैसीय परिकल्पना। तो मतलब कि परिकल्पना मतलब कि ठीक है, पूरी तरह से नहीं हम पास में हैं, लेकिन आंशिक रूप से है, और इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। वहीं पर जब तीसरे नंबर पे आते हैं सिद्धांत। अगर सिद्धांत की बात करें तो यह वह चीज है कि जो प्रूफ हो चुका है, जिसको हम पहले मानते थे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है या ऐसा कुछ है, ये हमने नहीं देखा, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो प्रूफ हो गया। तो वह क्या बन गया, मतलब जो वैज्ञानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, वह क्या कहलाया, सिद्धांत कहलाया। तो इसी 3 कॉन्सेप्ट पर हमें पूरे जियोग्राफी को देखना है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे हम मैक्सिमम किस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, सिद्धांतों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि किस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, परिघटनाएं हो रही हैं, और किस प्रकार से हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। कल्पना यह तो अब पूरी तरह से नेग्लेक्ट है एक तरह से, लेकिन परिकल्पना अभी भी कहीं न कहीं सर्वाइव कर रही, कहीं न कहीं ये हाइपोथेसिस है, यह लॉजिकल कॉन्सेप्ट देती है। जैसे एक सिद्धांत आया बिग बैंग थियरी। अगर बिग बैंग थियरी की बात करें तो थियरी है, अब परिकल्पना थी कुछ पहले, जो बाद में सिद्ध होकर के क्या बन रही है, सिद्धांत बन रही है। अब अगर इसके आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तो आते हैं भूगोल विषय का यूपीएससी में क्या योगदान है। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसका योगदान क्या है, किस प्रकार से है, और कहाँ कहाँ से हमें कैसे कैसे कवर करना है। तो भूगोल के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले हमें देखना है इंडियन ज्योग्राफी को, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया यहाँ से लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया को हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यह हमें एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा। उसके बाद जब हम इसको सिविल सर्विसेज के लिए देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक महत्व को। भौगोलिक महत्व किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं उसका महत्व क्या है, और यही महत्व जो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर भौगोलिक महत्व कुछ नहीं होता तो हमें इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जानने की जरूरत नहीं थी, कुछ इस तरह से हम चलते रहते। अब अगर देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी हो गई। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल में जैसे भौगोलिक महत्व हो गया। भौगोलिक महत्व के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से आते हैं, अपवाह तंत्र से। अपवाह तंत्र, अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो मुख्यतः हम बात कर रहे हैं किसके, नदियों की बात कर रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि नदियाँ किसी भी सभ्यता की जीवनदायिनी, या नदियाँ जो हैं जीवनदायिनी होती हैं, यह जीवन प्रदान करती हैं। अगर आप किसी भी सभ्यता को देख लेंगे, पुरानी से पुरानी सभ्यता या फिर आज के टाइम पर देख लेंगे, तो जितने भी बड़े नगर शहर मिलेंगे या फिर पुरानी सभ्यताएं मिलेंगी वो सब नदियों किनारे ही मिलेंगी। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी में वो आता है एग्रीकल्चर से, कृषि से। अगर कृषि को देखा जाए तो कृषि में मुख्यतः हमें क्या चीज़
नजर आता है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, जैसा कि जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का बेस है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो एग्रीकल्चर कृषि में बहुत सारे सब टॉपिक आ गए हैं जहाँ से हमें मेन फोकस करना है। जैसे वर्तमान समय में अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो समस्याएं ज़्यादा दिखती हैं कृषि में, जैसे डिजर्टिफिकेशन, बढ़ता मरुस्थलीकरण। अब बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, और वर्ल्ड लेवल पे क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी और क्वेश्चन भी यहीं से संबंधित आते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए ओवरऑल पूरा मिला करके तो पूरा है भारत ही देखना है, पूरा भारत ही देखना है। लेकिन इसको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है खनिज, मिनरल्स। यहाँ से प्रीलिम में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इस हिसाब से कवर करना है। इसके अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में आते हैं तो यहाँ से 20% क्वेश्चन आते हैं। 20% क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या हो, सिद्धांत सैद्धांतिक होते हैं, थ्योरिकल होते हैं, सिद्धांतिक होते हैं, और इनको कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इनको कॉन्सेप्ट से ही किया जा सकता है। और यह मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में आते हैं और यहाँ पे प्रीलिम और मेंस दोनों में आते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए मैपिंग, यह भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन यह भी 20% कवर करता है। 20% यह भी कवर करता है। अगर मैपिंग की बात करें तो मैपिंग प्रीलिम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने यहाँ करंट लिखा है, मतलब कि यहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं जो करंट में हो या वहाँ कोई घटना हुई हो, दुर्घटना हुई हो, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, कहीं पर भूकंप आ गया हो, या कहीं पर कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आई हो, नेचुरल डिजास्टर कुछ आया हो, तो उसको मैपिंग के थ्रू पूछ लेता है, जिसको हम मैपिंग के तहत कवर करेंगे। अब मैपिंग वो भी कवर करने का हम 2-3 तरीके से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैपिंग में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, अगर ऐसे कहा जाए तो तटीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं हवाई मार्ग। हवाई मार्ग के थ्रू हम क्या देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। इसके बाद जब हम आते हैं स्थलीय में तो यहाँ पर हमें मिनरल्स, खनिज से लेकर के और वो सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो हम इन 3 तरह से वर्ल्ड मैपिंग को भी कवर करेंगे। अब ये तो हो गया कि इसकी भूमिका क्या है और हमें इसे कवर कैसे करना है। अब अगर थोड़ा सा अगर इसका एनालिसिस करते हैं, अगर एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 2010 से लेकर के 2024 तक कुछ इस तरह से इनके वेटेज रहे हैं। जैसे अगर बात करें 2010 से 2024 तक, तो जियोमॉर्फोलॉजी में लगभग 24 से 28 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इतना वेटेज सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का है। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी जो टॉपिक है, इनके जो सब टॉपिक हैं,
इनको अगर हम बेहतर तरह से कवर कर लें तो हम देखेंगे कि हम एक ठीक ठाक पोर्शन कवर कर लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वह क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, अगर जलवायु विज्ञान की बात करें तो इसमें लगभग 20 से 24 क्वेश्चन यह आए हुए हैं 2010 से लेकर के 24 के बीच में। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस देखिए इनकी। अगर हम केवल टॉपिक को कवर कर लें, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन टॉपिक रिपीट होता है, तो अगर हम टॉपिक कवर करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछेगा, आगे भी इसी टॉपिक से पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे, टॉपिक सेम रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, यहां जो क्वेश्चन आए हैं वह 14 से 18 क्वेश्चन हैं, 14 से 18 क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पर्यावरणीय भूगोल, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल, यहाँ से 10 से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब समझ में आ रही बात? इस हिसाब से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे अपने आगे के लेक्चर में, और इसी हिसाब से हम स्ट्रेटजी के साथ में यूपीएससी को टारगेट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या और अधिवास, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, जनसंख्या प्लस अधिवास, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इससे टोटल मिला करके आए हुए हैं 12 से 16 क्वेश्चन। और अगर आगे देखें तो आगे है इकोनॉमिकल जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल, 14 से 16 क्वेश्चन हैं। आर्थिक भूगोल 14 से 16 क्वेश्चन हैं। इसके बाद है क्षेत्रीय नियोजन, लोकल रीजन, क्षेत्रीय नियोजन, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, निश्चित ही हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को कवर कर लेंगे या उनको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इंडिया की बात करें और इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो सेम इसी प्रकार से इंडियन जियोग्राफी में भी सबसे ज़्यादा भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आए हैं। भौतिक भूगोल से लगभग 18 से 22 क्वेश्चन, 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास हैं 2010 से लेकर के 2024 तक। वहीं पर मानव भूगोल से 14 से 18 क्वेश्चन हैं और भारत का आर्थिक भूगोल से 12 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक मिला करके हम आराम से जियोग्राफी के पोर्शन को कवर कर सकते हैं और यहाँ से टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी को उठाते हैं, अगर जियोमॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो यह जियोमॉर्फोलॉजी हमें कवर कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जिसको हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। तो टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार से कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे इसका महत्व क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का महत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और
इस प्रकार से परिभाषा और महत्व को देखते हुए आगे हम देखेंगे इसमें किस प्रकार के टॉपिक में, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, इसके बाद है ज्वालामुखी भूकंप। ये सारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यह सब किस में आएंगे, यह सब जियोमॉर्फोलॉजी के तहत ही आएंगे। और इनको एक एक पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक को कवर करना है ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और आराम से हो जाए। अब इसको कवर करने के दो तरीके हैं, या तो हम रट्टा मार जाएं या तो इन्हें समझ लें। तो मुझे जहाँ तक लगता है जियोग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि इसको समझा जाए। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक जियोग्राफी आपके समझ में नहीं आएगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर टॉपिक में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वह क्वेश्चन आराम से कवर हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2 जून से हमारा नया सिलेबस लॉन्च हो रहा है प्रीलिम कम मेंस का। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो मिलेंगी सारे सब्जेक्ट के, और इस साथ ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रीलिम और मेंस के टेस्ट सीरीज़ भी दिए जाएंगे और कॉपियों का इवैल्यूएशन भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा, और आपके मेंटर वो होंगे जो कम से कम एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हों, ताकि वह अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सके और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से ही आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। धन्यवाद।